आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे किसानों को संबोधित। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानून के खिलाफ पिछले 22 दिनों से दिल्ली के बॉर्डरों पर हजारों किसान जमा हुए हैं, लेकिन अब तक सरकार के साथ इनका गतिरोध जारी है। वहीं किसान कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए। इस बीच बड़ी खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी आज किसानों को संबोधित कर सकते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी आज यानी 18 दिसंबर को मध्य प्रदेश में होने वाले किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इसकी जानकारी सीएमओ मध्य प्रदेश ने ट्वीट की है। वही ट्वीट में बताया गया है कि पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किसानों को संबोधित करेंगे। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी दोपहर 2 बजे किसानों को संबोधित करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 18 दिसंबर को राज्य में हो रहे 4 दिवसीय किसान कल्याण कार्यक्रम को संबंध में यहां पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विस्तृत जानकारी उन्होंने दी है। आपको बता दें कि राज्य स्तरीय किसान महासम्मेलन रायसेन में होगा, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे। वहीं सीएमओ मध्य प्रदेश ने ट्वीट करके बताया है कि आज राज्य के 35.50 लाख किसानों को यहां पर खातों में 1600 करोड़ रुपए की राशि ये मध्य प्रदेश सरकार की ओर से डाली जाएगी। वहीं सीएमओ ने ट्वीट करके बताया है कि कुल राहत राशि का एक हिस्सा अभी भेजा जा रहा है, दूसरा हिस्सा जल्द ही भेज दिया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि इस साल फसलों को जो नुकसान हुआ उसकी राहत की राशि हम किसानों को देंगे। आपको बता दें कि किसानों के प्रदर्शन के बीच भाजपा नए कृषि कानून के प्रति जन जागरूकता के लिए दिल्ली और मध्य प्रदेश में किसान सम्मेलन का यहां पर चौपाल कर रही है। वहीं केंद्र की भाजपा नीति सरकार सितंबर 2020 में बने इस कानूनों को कृषि क्षेत्र में बड़े सुधार के रूप में पेश कर रही है, जो कि बिचौलियों को खत्म करेगी और किसानों को देश में कहीं भी अपनी फसल बेचने की अनुमति देगा। लेकिन अब दूसरी ओर हजारों संख्या में किसान उन्हें काला कानून मानते हुए इनका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि इसमें मंडियां खत्म हो जाएगी, फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की यहाँ पर पेरापेटी यहाँ पर समाप्त हो जाएगी, किसान कॉर्पोरेट के हाथों यहाँ पर मजबूर हो जाएंगे। करीब 2 हफ्ते से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के विभिन्न सीमाओं पर हजारों की संख्या में किसान एकत्रित होकर तीनों कानूनों को निरस्त करने की मांग यहाँ पर कर रहे हैं। नए साल में पुराने स्मार्टफोनों पर नहीं चलेगा व्हाट्सएप यूजर्स के लिए एक जरूरी खबर आई है सामने। साल 2021 में कुछ आईफोन और एंड्रॉइड स्मार्टफोनों में व्हाट्सएप नहीं चलेगा। दरअसल पॉपुलर मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप लगभग हर साल के आखिर में पुराने iOS और एंड्रॉइड वर्जन पर अपने ऐप का सपोर्ट बंद करता है। इस कड़ी में इस साल के अंत में भी व्हाट्सएप कुछ पुराने iOS और एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलने वाले स्मार्टफोनों में ये काम नहीं करेगा। व्हाट्सएप का सपोर्ट पेज पे कहा गया है कि साल 2021 में व्हाट्सएप चलाने के लिए आईफोन में कम से कम iOS 9 या इससे नया वर्जन और एंड्रॉइड स्मार्टफोनों में कम से कम एंड्रॉइड वर्जन 4.03 या इससे नए वर्जन होना अनिवार्य है। इससे पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम वाले फोनों में व्हाट्सएप नहीं चलेगा। वही सपोर्ट पेज पर भी यूजर्स से कहा गया है कि वे अपने फोन को पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम के बदले एडवांस ऑपरेटिंग सिस्टम में अपग्रेड फोन को कर ले, तभी व्हाट्सएप का फीचर्स का यहाँ पर यूज कर पाएंगे। व्हाट्सएप की इस नई घोषणा के बाद नए साल से आईफोन 4 तक के मॉडल में व्हाट्सएप सपोर्ट नहीं करेगा। वही आईफोन 4S और आईफोन 5 और आईफोन 6s व्हाट्सएप यूज करने के लिए उन्हें कम से कम iOS 9 में से अपग्रेड यहाँ पर करना होगा। भाई एंड्रॉइड स्मार्टफोन की बात करें तो HTC, LG का अल्टोमेटिक और मोटोरोला का डाइबोड रेजेरिया और सैमसंग गैलेक्सी S2 में नए साल से व्हाट्सएप इन मोबाइलों में नहीं चलेगा। हालांकि जिन स्मार्टफोन में ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट के साथ जिस एंड्रॉइड फोन को यहाँ पर अपडेट का पैच मिला है उनमें व्हाट्सएप यहाँ पर काम करेगा। आपका फोन किस ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम कर रहा है इसे आसानी से आप चेक कर सकते हैं। आईफोन यूजर सेटिंग में जाकर जनरल और फिर इंफॉर्मेशन में उन्हें जाना होगा। यहाँ आपको अपना आईफोन के सॉफ्टवेयर के वर्जन के बारे में जानकारी मिल जाएगी। वही एंड्रॉइड यूजर सेटिंग में जाकर अबाउट फोन के ऑप्शन में जाकर अपने एंड्रॉइड वर्जन को चेक कर सकते हैं। किसान आंदोलन के चलते रेलवे को हुआ है 2400 करोड़ का नुकसान, 20 लाख यात्रियों की छुट्टी है ट्रेन। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा समेत देश के अलग अलग हिस्सों में किसानों के विरुद्ध प्रदर्शन और आंदोलन के चलते भारतीय रेलवे को बड़ा नुकसान हुआ है। कोरोना महामारी के चलते पहले ही अर्थव्यवस्था की हालत लाचार हो गई है। वहीं किसानों के आंदोलन के कारण भारतीय रेलवे को बड़ा नुकसान हुआ है। उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक आशुतोष गंगल की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक किसानों के आंदोलन के कारण रेलवे को यहाँ पर 2000 से 2400 करोड़ का नुकसान यहाँ पर हुआ है।
वहीं किसान पिछले 20 दिनों से यहां पर दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं। वहीं 22 सितंबर से पंजाब में किसानों का आंदोलन चल रहा है। वहीं किसानों के इस विरोध प्रदर्शन के कारण रेलवे को बड़ा नुकसान हुआ है। रेलवे के मुताबिक इस आंदोलन के चलते अब तक 20 लाख यात्रियों की ट्रेन छूट गई है, जबकि रेलवे को करीब यहां पर 2400 करोड़ का नुकसान हुआ। इस आंदोलन के चलते प्रभावित इलाकों के लिए अधिकांश ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, जबकि 100 से ज्यादा ट्रेनों का रूट यहां पर बदला गया है। वहीं पंजाब और दिल्ली के लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा है। अब तक पंजाब के लिए 1370 ट्रेनों को पूरी तरह से कैंसिल करना पड़ा है, जबकि 600 से अधिक ट्रेनों को अपनी मंजिल से पहले ही रोक देना पड़ा है। इसके बारे में जानकारी देते हुए आशुतोष कंगल ने कहा है कि ये नुकसान रेलवे को नहीं बल्कि देश का है। किसानों के आंदोलन के चलते ट्रांसपोर्ट सेक्टर और उद्योग और कारोबार आदि को भी नुकसान हो रहा है। इन सब के अलावा ट्रेनों को रद्द किए जाने से लोगों की परेशानियां बढ़ गई है, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। केंद्र सरकार का सीनियर सिटीजन्स को तोहफा 50% डिस्काउंट पर मिलेगा एयर इंडिया की फ्लाइट का टिकट। देश की सरकारी एयरलाइंस कंपनी एयर इंडिया ने सीनियर सिटीजन को आकर्षित करने के लिए एक शानदार स्कीम शुरू की है। स्कीम के तहत अगर कोई सीनियर सिटीजन एयर इंडिया फ्लाइट से यात्रा करेगा तो उन्हें बेसिक फेयर में यहाँ पर 50% छूट मिलेगी। वही एविएशन मिनिस्ट्री ने बताया है कि एयर इंडिया की ये स्कीम देश भर के सभी रूटों पर लागू रहेगी। वही इसके लिए सीनियर सिटीजन पैसेंजर को कम से कम 3 दिन पहले अपनी टिकट बुक करनी होगी। वही एविएशन मिनिस्ट्री के अनुसार जब भी सीनियर सिटीजन एयर इंडिया की फ्लाइट से यात्रा करें तो उनके पास कुछ जरूरी दस्तावेज होना जरूरी चाहिए। इनमें पहचान के लिए यात्री का जन्म वाला फोटो पहचान पत्र शामिल है। वही मिनिस्ट्री ने कहा है कि अगर यात्री के पास पहचान पत्र नहीं होगा तो उन्हें टिकट पर मिलने वाली छूट नहीं दी जाएगी। दूसरे शब्दों में कहें तो ऐसी स्थिति में सीनियर सिटीजन को पैसेंजर का पूरा किराया यहाँ पर देना होगा। वैक्सीन का इंतजार कर रहे करोड़ों भारतीयों के लिए अच्छी खबर है। भारत बायोटेक की आईसीएमआर की स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन के अच्छे नतीजे यहाँ पर आए हैं सामने। पहले फेज के ट्रायल में वैक्सीन यानी कोवैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित पाई गई है। वैक्सीन का पहला चरण 375 लोगों पर किया गया था। सिर्फ एक व्यक्ति में मामूली साइड इफेक्ट दिखे, वो भी कोरोना वैक्सीन की वजह से नहीं थे। एक मरीज को 30 जुलाई को वैक्सीन लगाई गई थी, उसे 5 दिन बाद कोरोना हो गया था। हालांकि 15 अगस्त को उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहीं 22 अगस्त को उसे छुट्टी भी मिल गई थी। इस घटना को वैक्सीन से जोड़कर नहीं देखा जा रहा है। हालांकि वैक्सीन लगाने के बाद इंजेक्शन वाली जगह पर कुछ लोगों को थोड़ा दर्द हुआ था, जो कि कुछ वक्त के बाद अपने आप ठीक हो गया। वैक्सीन को 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर किया जा सकता है। वैक्सीन की क्वालिटी बरकरार रही है, यानी इसे अब घर में मौजूद फ्रिज में भी स्टोर किया जा सकता है। 375 लोगों से 375 में से 300 लोगों को वैक्सीन लगाई थी, जबकि 75 वॉलंटियर को साधारण इंजेक्शन दिया गया था, जिसे मेडिकल भाषा में लोफ्लो कहा जाता है। हालांकि वॉलंटियर्स को ये नहीं बताया गया कि किसे किस वैक्सीन किसे वैक्सीन लगाई गई है और किसे साधारण दवा। वहीं पोर्टल मेडिरिवीज पर उपलब्ध कराए गए नतीजों के मुताबिक टीके ने एंटीबॉडी तैयार करने का काम किया है। विशेषज्ञों ने औपचारिक रूप से अनुसंधान रिपोर्ट का मूल्यांकन करने से पहले इसे सार्वजनिक तौर पर मेडरिक्यू पर डाला गया था। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 42 करोड़ ग्राहकों को सावधान किया है। देश भर में बैंकिंग फ्रॉड के मामले हर दिन बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में ग्राहकों को अपनी पर्सनल डिटेल किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। अपनी सभी जानकारियों को सिर्फ अपने तक ही सीमित रखें। वहीं बैंक ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर इस बारे में जानकारी दी है। इसके अलावा अगर किसी के साथ इस तरह का कोई फ्रॉड होता है तो वे साइबर क्राइम में रिपोर्ट करा सकते हैं। वहीं एसबीआई ने अपने ट्वीट में लिखा है कि यहाँ पर थिंकेश्वर हमेशा अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन को निजी रखते हैं, यानी किसी के साथ भी शेयर नहीं करते हैं। वे हमेशा अपनी पर्सनल डिटेल किसी के भी साथ शेयर करने से पहले 2 बार सोचते हैं। इसके अलावा अगर किस तरह के कोई केस होता है तो उससे की शिकायत वो यहाँ पर cybercrime.gov.in पर करते हैं। वही एसबीआई के मुताबिक आप किसी भी अपनी पर्सनल डिटेल शेयर करने से, किसी के साथ भी अपनी पर्सनल डिटेल शेयर करने से बचे। अगर आपने ऐसा किया तो आपका खाते यहाँ पर आपने अगर किसी के साथ अपनी पर्सनल डिटेल शेयर किया तो आपका खाता खाली हो सकता है। बैंक ने कहा है कि आप अपना पैन डिटेल और INB कंडीशनल मोबाइल नंबर, UPI पिन या फिर ATM कार्ड नंबर या फिर ATM पिन या फिर UPI VPA के साथ किसी के साथ अगर शेयर कर दिया है तो आपका खाता खाली हो सकता है। इसलिए आप किसी के साथ ये यहाँ पर किसी के साथ शेयर ना करें। वही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से समय समय पर अपने ग्राहकों को अलर्ट किया जाता है। आपको बता दें कि इससे पहले भी बैंक ने SBI के नाम पर चल रही फर्जी वेबसाइट को लेकर भी अलर्ट जारी किया था। बैंक ने कहा था कि SBI के ग्राहकों को ऐसा संदेश आने पर उन्हें ध्यान नहीं देना चाहिए जो उन्हें वेबसाइट पर पासवर्ड और अकाउंट जोड़ने की जानकारी अपडेट करने को कहे। अब बात करें देश भर के कोरोना अपडेट की तो भारत के लिए राहत की खबर है। पिछले 5 महीनों में पहली बार लगातार घट रहे कोरोना के नए मरीजों की संख्या।
कोरोना वायरस के संक्रमण की रफ्तार दुनिया के कई देशों में लगातार तेजी से बढ़ रही है, लेकिन भारत में थोड़ी राहत भरी खबर है। भारत में नए मरीजों की संख्या में अब गिरावट आना शुरू हो गई है। पिछले 5 महीनों में पहली बार हर रोज मरीजों के औसत संख्या 30,000 से कम रही है। इतना ही नहीं, कोरोना से मौतों की संख्या में भी भारी गिरावट देखी जा रही है। इन दिनों औसतन रोज 400 से कम लोगों की मौत भारत में हो रही है, जो कि एक राहत की खबर फिलहाल भारत के लिए है। वहीं पिछले रविवार को 7 दिनों में औसत मरीजों की संख्या 30,000 से नीचे पहुंच गई। इन दिनों में औसतन रोज 27,764 के सामने आ रहे थे। वहीं इस साल 17 सितंबर से सबसे ज्यादा भारत में 93,795 यहाँ पर कोरोना के नए केस सामने आए थे। यानी हिसाब लगाया जाए तो अब मरीजों की संख्या 70% तक मरीजों की संख्या में गिरावट भारत में आई है। इसी तरह अगर मौतों की संख्या पर नजर डालें तो इसमें भी भारी गिरावट आई है। पिछले 24 घंटों में भारत में 392 लोगों की मौत हुई है, जबकि 19 सितंबर के दिन भारत में सबसे ज्यादा 1176 लोगों की मौत हुई थी। यानी मौतों की संख्या में भी 1/3 की गिरावट भारत में आ चुकी है। वही भारत में 17 सितंबर के बाद कोरोना के ग्राफ में लगातार गिरावट आ रही है। हालांकि नवंबर के मध्य में दिवाली के 1 हफ्ते पहले कोरोना के केसों में इजाफा देखा जरूर गया था भारत में। वही भारत में बुधवार को एक दिन में कोरोना के 26,382 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमितों का आंकड़ा कुल बढ़कर 99,32,000 पहुंच गया, जिनमें 54,56,000 लोग हो चुके हैं ठीक और इनको अस्पताल से मिल चुकी है छुट्टी। वही आंकड़ों के साथ देश में 54,56,449 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। साथ ही ठीक होने वाली मृत्यु दर भी भारत में, ठीक होने वाली रिकवरी रेट भी भारत में 55.21 पहुंच गई है। वही कोविड-19 से मृत्यु दर भारत में 0.45% है। वही आंकड़ों के अनुसार अभी भारत में 3,32,000 लोगों का कोरोना संक्रमण का इलाज चल रहा है, जो कि कुल मामलों का 3.34% मतलब 3.34% है। वही भारत में 7 अगस्त को संक्रमणों की कुल संख्या 20 लाख हुई थी। 23 अगस्त को 30 लाख, 5 सितंबर को 40 लाख पार चली गई थी। वही कुछ मामलों में 16 सितंबर को 50 लाख और 28 सितंबर को ये 60 लाख पार हो गई थी। वही 11 अक्टूबर को ये 70 लाख पार हो गई, 29 अक्टूबर को ये 80 लाख और 20 नवंबर को ये 90 लाख पार आंकड़े भारत में चले गए थे। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए मगरा न्यूज राजस्थान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में घंटी का निशान दबाइए।